अमेरिका ईरान वॉर अब सिर्फ उन दोनों देशों के बीच चल रहा संघर्ष नहीं रहा, ग्लोबली भी हर देश पर इसका असर अब साफ नजर आने लगा है। और इन सभी के बीच एक बार फिर से ट्रंप सर ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। अब ये दावे भी बाकी अन्य दावों की तरह है या फिर कुछ अलग है, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब ये दावा है क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दावा यह है कि ईरान के साथ रविवार को यानी कि आज शांति समझौता पर हस्ताक्षर होने वाले हैं और इसके तुरंत बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब मैं तो यही समझी, यानी कि सभी देशों के जहाज हॉर्मुज़ से आराम से आवाजाही कर सकें। इसके अलावा ये भी कहा कि साथ ही हालात सामान्य होने के बाद अमेरिका ईरान का इनरिच्ड यूरेनियम निकाल कर खत्म कर देगा। अब डाउट वाली बात तो इस दावे में साफ नजर आई, क्योंकि ईरान इसके लिए कभी मानेगा तब तो ऐसा कुछ भी होगा। खैर, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर ये प्रोसेस सफल नहीं हुआ तो अमेरिका के पास आखिरी विकल्प भी मौजूद है जिसे वे दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, यानी कि बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, या मैं यूं कहूं कि एक्चुअली वेयर दे स्टार्टेड फ्रॉम। और सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि ट्रंप ने दावा तो किया, लेकिन दावा जिस देश के लिए कर रहे हैं उसी देश के साथ समझौता होने वाला है और उसी देश ने इन दावों को खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को खारिज करते हुए ये कहा है कि अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता रविवार को साइन नहीं होगा, यानी कि आज तो कतई नहीं होने वाला है। अब आगे बताती हूँ। आगे वो कहते हैं कि ये समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है, लेकिन इस पे भी डाउट है, लेकिन अभी इसकी तारीख क्योंकि तय नहीं हुई है। प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने यह भी कहा है कि ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए नियम लागू कर सकता है। अब जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तब से अमेरिका और भी ज्यादा सचेत हो गया है। आगे चलकर हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से ईरान ज्यादा जो टैक्स भी वसूल सकता है, यानी कि अभी जो जितना टैक्स वसूल कर रहा है उससे थोड़ा सा शायद ज्यादा। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों से $1 प्रति बैरल शुल्क वसूलने का योजना बना रहा है, पूरी प्लानिंग में है। और एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि अगर ये नियम, ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू हो जाती है तो ईरान को इससे हर साल 70 से 80 अरब डॉलर यानी कि करीब 7.6 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है, जो कि ईरान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस संभावित आय को ईरान की तेल बिक्री से होने वाली कमाई से भी ज्यादा माना जा रहा है। ऐसे में ये शुल्क देश के लिए आय का बड़ा स्रोत बन सकता है, यानी कि अगर इतने पैसे ईरान को मिलते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी कहा है कि जून 2025 में इजराइल के साथ हुई 12 दिन की जंग ने ईरानी जनता की एकता और मजबूती को दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। जंग की पहली वर्षगांठ पर जारी संदेश में उन्होंने साफ ही कह दिया है कि इजराइल के लोग एक साथ हैं। हाई लेवल सैन्य अधिकारियों और अहम ठिकानों पर हमला करके वे ईरान को भले ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे का मतलब अमेरिका और इजराइल की बात हो रही है, लेकिन उसकी ये योजना कभी भी सफल नहीं हुई। पेजेश्कियन का ये कहना है कि जनता के समर्थन, सेना की तैयारी और देश के नेतृत्व की वजह से विरोधियों के इस इरादे को हमने हर बार नाकाम कर दिया है। आखिर में उन्हें युद्ध विराम मानना पड़ा। जंग के दौरान अलग अलग विचारधारा वाले लोग भी देश की रक्षा के लिए एक साथ खड़े रहे, चाहे कोई भी बात हो। उन्होंने आर्थिक मुश्किलों के बीच लोगों के धैर्य की तारीफ की और ये भी कहा कि सरकार लगातार उनकी परेशानियों को कम करने की कोशिश कर रही है और हम खुद भी चाहते हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द रुक जाए। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए देश की एकता बनाए रखना, रक्षा ताकत बढ़ाना और लोगों को सतर्क रखना जरूरी है। यानी कि इन बयानों से जितना मैं समझी हूं कि ईरान कहीं से भी परमाणु देकर लड़ाई तो नहीं रोकेगा, तो अमेरिका समझौता साइन कराएगा तो कराएगा कैसे? क्योंकि फिर वही पेच बार बार घूम के एक ही जगह आ जाता है। इनके समझौते का अहम मुद्दा ही यही है। ईरान अमेरिका की कुछ अहम शर्तें क्या है, एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ। पहली, ईरान कभी भी परमाणु हथियार विकसित या फिर हासिल नहीं करेगा। दूसरी, ईरान इनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को खत्म कर देगा। परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल हो सकते जितने भी परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निष्क्रिय किए जाएंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू की जाएगी। इसके अलावा कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा पक्की करनी होगी और अगर किसी ने भी समझौते में जितने भी नियम है उनका उल्लंघन किया तो सारी राहतें और रियायतें उसी वक्त रोक दी जाएंगी। और ये सिर्फ कुछ है। अब सोचिए, पहला ही पॉइंट ऐसा है जहां पे बार बार पेच फंस जाता है, तो आगे पहल होगी तो होगी कैसे? अब इनमें से एक मुद्दा, एक पॉइंट है जहां हॉर्मुज़ में कमर्शियल जहाजों की आवाजाही पक्की की जाएगी, ये बात कही गई है। सवाल ये करती हूं कि क्या अमेरिका इसका पालन खुद कर रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी बीते दिनों में अमेरिका ने भारतीय जहाजों पर हमला किया जिनमें भारतीय लोगों की जान चली गई,
जिसके बाद ओमान की खाड़ी में 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ताजा बयान भी जारी किया था। और इस पूरे मामले में भारत ने और भी ज्यादा आक्रोश का रूप ले लिया है। दरअसल बीते 9 जून को अमेरिकी नेवी के हमले की पुष्टि खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेटकॉम ने की थी, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से विरोध दर्ज कराया और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद मार्को रूबियो से इस पूरे मामले पे चर्चा की थी, बात की थी। जयशंकर ने खुद इस बात की पुष्टि भी की थी बाद में कि आखिरकार उन्होंने रूबियो से क्या कुछ बातें की। इस बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री से कड़ा विरोध दर्ज करने का जिक्र भी किया गया। ये कहा गया कि उन्होंने साफ कहा है कि घातक हमला इस तरीके के उचित नहीं है। इसके बाद शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एस जयशंकर और रूबियो के बीच बातचीत का ब्यौरा जारी कर दिया, जिसके बाद से भारत की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई। बयान क्या था? बयान था कि रूबियो ने यह कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज सेट बेलो पर 9 जून को हमला किया था। इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से 21 को तो बचा लिया गया था, लेकिन उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ये पहली घटना नहीं है। सबको लग रहा होगा कि भारत इस तरीके से विरोध क्यों कर रहा है, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 8 जून 11 जून को भी खाड़ी क्षेत्र में ऐसे ही भारतीय क्रू मेंबर्स के जहाजों पर हमला किया गया था। हालांकि उस वक्त उनमें से किसी की मौत नहीं हुई थी, सभी नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया था। लेकिन इसके बाद जो हमला हुआ उसमें ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से इस बात पर तलब कर विरोध किया। लेकिन जवाब में क्या आता है? जवाब में आता है कि अमेरिका किसी भी देश को इसमें बख्श नहीं सकता। सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी सेना के आदेशों का तुरंत पालन करना होगा, क्योंकि वो इस स्ट्रेट में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इस दौरान कोई भी जहाज हॉर्मुज से पार होने की कोशिश करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रूबियो के इसी बयान के बाद अब भारत में आक्रोश बढ़ गया है, बयानबाजी भी तेज हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं लाजमी भी है। सबसे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान को असंवेदनशील बताया और भारत अमेरिका दोस्ती पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शशि थरूर ने क्या कहा, एक बार वो जानिएगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह आधिकारिक बयान पढ़कर गहरा सदमा लगा है। इनमें बेगुनाह भारतीयों के मारे जाने पर अफसोस या फिर संवेदना का जरा सा भी जिक्र ही नहीं है। कोई दोस्त और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? क्या नियमों का पालन ना करने वाले कमर्शियल जहाज को किसी दूसरे तरीके से नहीं रोका जा सकता था? क्या उनके पास एकमात्र यही ऑप्शन था कि उनको जहाज पर हमला करना था, जिसमें किसी की भी जान चली जाए? क्या मिसाइल हमला हर आम क्रू सदस्यों को मारने की जगह जहाज के प्रोपोर्शनल या फिर स्टीयरिंग को बेकार नहीं कर सकता था? अब इन अहम समुद्री रास्तों से गुजरने वाले लगभग हर व्यापारिक जहाज पर भारतीय क्रू सदस्य होते हैं। तो क्या अब अमेरिका मिसाइलों के लिए वे सब भी आसान शिकार माने जाएंगे? क्या अमेरिका जरा से भी सोचेगा नहीं ये सब करने से पहले? शशि थरूर का यह भी कहना है कि यह रवैया मंजूर करने लायक बिल्कुल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि एस जयशंकर ने भी मार्को रूबियो से इसी अंदाज में बात कही होगी, इसी अंदाज में बात की होगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसे भारत का अपमान बताया है। हमारे विदेश मंत्री ने रूबियो को विरोध जताने के लिए फोन किया था, लेकिन अमेरिका की ओर से कोई माफी या पछतावा तो छोड़िए, बल्कि उन्होंने उल्टा हमारे विदेश मंत्री को ही डांट दिया और यह कह दिया कि अमेरिका के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कुछ तमाम बयान हैं जो राजनीतिक ओर से आ रहे हैं। इसके अलावा वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत को मांग करनी चाहिए थी कि अमेरिका अपने हमले में 3 युवा भारतीय नाविकों की हत्या के लिए बिना शर्त माफी मांगे और इसमें बिल्कुल सोचे ना। लेकिन इसके बजाय विदेश मंत्री रूबियो ने कथित तौर पर चेतावनी जारी कर दी। इसमें कहा गया कि अमेरिकी मिलिट्री के आदेशों का पालन ना करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये आदेश की भाषा होती है, ना कि पछतावे की। इसमें माफी कहीं नहीं झलक रही। अब ये तो राजनीतिक नेताओं के बयान थे, लेकिन इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी कुछ बयान दिया है। वो कहते हैं कि कोई सहानुभूति नहीं, कोई भी खेद नहीं। निर्दोष भारतीय नाविकों की मौत का कारण बने हमलों पर अमेरिकी विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया सिर्फ इन हमलों को अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी के उल्लंघन का नतीजा बताकर सही ठहराने की पूरी कोशिश है।
वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने नियम बनाए जो भारत ने पालन नहीं किए। कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। अमेरिकी राजनयिकों को तलब करना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। क्या भारत सरकार के लिए सिर्फ लाल आंख दिखाने से आगे बढ़कर कुछ करने का समय नहीं आ गया है? आखिरकार ट्रंप का अमेरिका किस तरीके का दोस्त है? आखिरकार ट्रंप का अमेरिका भारत को दोस्त मानता भी है या नहीं? भारत की पूर्व विदेश सचिव अमेरिका बहुत ज्यादा सख्ती दिखा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका ये कहना है कि वो नरमी से बात कर सकता था, लेकिन यहां नरमी का न तक नजर नहीं आता। इसके अलावा एक बयान जिससे मैं बहुत अग्री करूंगी वो था रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी का बयान, जो भारतीय नाविकों की मौत और भारत अमेरिका दोस्ती को लेकर सबसे ज्यादा बड़े सवाल खड़े करता है। वो कहते हैं कि ईरान का 90% तेल चीन जाता है। खबरों के मुताबिक 100 से ज्यादा चीनी जहाजों ने इस नाकेबंदी के दौरान जहाज आर पार किए। किसी भी चीनी या रूसी जहाज पर तो हमला नहीं किया गया। भारत ने अमेरिका से दोस्ती के लिए सब कुछ कर दिया, यहां तक कि सब कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने भारतीय नाविकों की हत्या पर इसका जवाब दे दिया। इन सब में एक लाइन जिससे मैं काफी ज्यादा अग्री करती हूं वो ये थी कि किसिंजर ने सही कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त होना जानलेवा है। एक सोच ऐसी भी है जिसे गरीब भारतीयों की मौत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उन्हें आज भी ये लगता है कि उनकी मौत से यूरोप G7 में मजे में खलल नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब कुछ बयान है जो राजनीतिक हलकों की ओर से है। ये पूरा मामला है जो अमेरिका ईरान की वॉर को लेकर चल रहा है। जो अमेरिका की ओर से ट्रंप दावे करते हैं, वहां उनकी विदेश मंत्री दावे करते हैं, ये उन सब की जानकारी थी। अब आगे क्या कुछ होगा उसका इंतजार सभी को है। क्या सच में हॉर्मुज खुल जाएगा? जितने भी जहाज अटके हैं क्या उनकी आवाजाही आसान हो जाएगी? इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, जो भी जानकारी हम तक आएगी वो हम तक साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरी एक्सप्लेन वीडियो के साथ करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन और आप देख रहे थे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,